हेलो एवरीवन। आप सबका वेलकम है स्कूलाइट लाइव लर्निंग एकेडमी के इस लेक्चर नंबर सेकंड में, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पर है। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर नंबर 9 का कि ग्रेविटेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, तो आप जाकर हमारे चैनल में देख सकते हो। और हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए, जिसमें है कि हम आपके लिए एनसीईआरटी के जो भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है चैप्टर नंबर 9 की, उस सब का सॉल्यूशन ही लाएंगे आज कल में। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो हम इसमें क्या देखेंगे इस लेक्चर में कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, फिर उसका फॉर्मूला जो है तो हम वो भी ड्राइव करेंगे और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है तो वो सर इसाक न्यूटन जो थे, तो उन्होंने बनाया था। मतलब कि उन्होंने उसका स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था कि देखो, जो भी चीज़ है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है और अगर उसके अंदर मास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। ओके। तो अब उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, तो सर इसाक न्यूटन ने क्या बोला था कि जैसे कि अभी समझो आप, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर एक और ऑब्जेक्ट नंबर दो। ओके। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है तो इन दोनों के अंदर जो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स है इन दोनों के अंदर, तो ये इनके मास पर डिपेंड करता है। मतलब कि जितना ज़्यादा इनका मास रहेगा तो उतना ज़्यादा इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो सर इसाक न्यूटन ने क्या बोला था कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। समझो अभी इन दोनों के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एफ, और ऑब्जेक्ट और इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 का मास है एम और ऑब्जेक्ट नंबर 2 का मास है कैपिटल एम। तो ये दोनों का प्रोडक्ट, दोनों मास का प्रोडक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर इन दोनों का मास, समझो अगर ये दोनों का मास बड़ा ज्यादा हुआ तो इन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होंगी। और सेकंड स्टेटमेंट, इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या कहा कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में के डिस्टेंस के। मतलब कि ये दो चीजें उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कही कि जो भी उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास होगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट उन दोनों के बीच में की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होंगी। तो ये दो चीजें उन्होंने कही थी सर इसाक न्यूटन ने। तो समझो अभी ये हमने फॉर एग्जांपल क्या लिया। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम इसका डेरिवेशन कैसे निकालेंगे। तो देखो अभी समझो कि ये सन है तो सन का मास है कैपिटल एम। ओके। और अर्थ है, अर्थ का मास है स्मॉल एम। ओके। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब कि अर्थ, देखो जो सन है तो सन भी अर्थ को खींच रहा होगा और अर्थ भी सन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। दोनों के अंदर अपने मास के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा। तो सर इसाक न्यूटन के अकॉर्डिंग, सर इसाक न्यूटन ने जो पहला स्टेटमेंट कहा था वो क्या कहा था, सर इसाक न्यूटन ने पहला स्टेटमेंट कि इन दोनों के बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इन दोनों के मास का प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, सन का मास क्या है कैपिटल एम और अर्थ का मास क्या है स्मॉल एम। तो ये दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे सिंपली। तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। सेकंड थिंग उन्होंने क्या बोली थी कि उन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस होगा,
तो उन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी। तो देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम अज्यूम करते हैं कि d है। तो हमने अज्यूम किया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है तो क्या है, स्मॉल डी। तो अब न्यूटन ने कहा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये दो चीजें हमें किस चीज से मिल गई, न्यूटन के स्टेटमेंट से मिल गई। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलता है, तो देखो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं व्हेन वी कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलता है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो ये इक्वेशन हमें मिली। अब देखो ये इक्वेशन है, तो अब इसमें हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए इक्वल टू बनाने के लिए। तो हम इसे इक्वल बनाने के लिए जी पुट करते हैं। अब जी क्या है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, ये याद कर लीजिए। तो हम यहाँ जी पुट करते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और फिर जी एम ऊपर जो है अपना और नीचे जो है। तो ये हमें क्या ड्राइव हो गया, हमें ड्राइव हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला। ओके, तो अब इस फॉर्मूले से हमें कौन सी चीजें मिलती है, तो इससे अगर हम जी की वैल्यू निकाले तो जी की वैल्यू कैसे, तो देखो एफ है। ओके, अब ये स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब ये दोनों भी इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के इधर आएंगे, तो ये हो जाएंगे डिवीजन में हो जाएंगे। तो एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इज इक्वल टू जी। तो इससे हमें जी की वैल्यू का फॉर्मूला भी मिल गया। ओके, तो ये दो चीजें हमें मिलती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल से। तो ये उसका प्राइमरी फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का। हेलो गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डाउट क्लियर करता हूँ। तो देखो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिंग होती है तो वो क्या होती है एक्चुअली कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। जैसे कि अगर आप ज्यादा स्पीड में बाइक चलाओगे तो आप ज्यादा दूर जाओगे जल्दी, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिंग क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिंग क्या होती है कि जैसे एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो। जैसे अगर आप ज्यादा खेलने लग गए तो आपकी पढ़ाई कम होगी, और अगर आप ज्यादा पढ़ाई करने लग गए तो आप खेलोगे कम। तो ये क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिंग होगी। तो चलो हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल हमें बेसिकली क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल हमें कह रहा है, इसने हमें अर्थ का भी वेट दे दिया हुआ है और मून का भी वेट दिया हुआ है, और दोनों के बीच में मीन्स अगर इसने हमें अर्थ का वेट दिया हुआ है और मून का वेट भी दे दिया हुआ है और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस भी दिया हुआ। अब हमें ये क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो वो आप पता कीजिए। अभी समझो हमने पिछले फॉर्मूले में यूनिवर्सल लॉ का एक फॉर्मूला निकाला था जिसमें कि एफ का वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो हमने उसके लिए डेरिवेशन निकाला था कि एफ इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। और इसमें कैपिटल एम क्या था, तो इसमें कैपिटल एम था अर्थ का मास और स्मॉल एम था मून का मास, और डी था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अभी देखो इसके अंदर अर्थ का मास क्या है, कैपिटल एम, मून का मास क्या है, स्मॉल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। तो देखो अभी हमें अर्थ का वेट दिया हुआ है, मीन्स कैपिटल एम दिया हुआ है। तो कैपिटल एम कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg।
और मून का भी वेट दिया हुआ है। मून का वेट कितना दिया हुआ है हमें 7.4 इंटू 10⁻22 kg। और फिर हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है दोनों के बीच का 3.84। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो देखो अब किलोमीटर को हम केजी में मीटर में कन्वर्ट करना होगा एसआई में। तो देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ओके, तो 3.84 इंटू 10⁻1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 1000 और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं। ओके, तो d इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁵ और ये 10⁻3 मीटर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू 3.84 इंटू, अब हमें पता है अगर बेस सेम हो तो पावरों को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10⁸ मीटर। ये क्या निकल गई अपनी d की वैल्यू। तो अब इन सब वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में d। तो अब कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G का वैल्यू कितना गिवन है हमें 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी पावर -2। फिर इंटू कैपिटल M का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 6 इंटू 10⁻24 kg। और स्मॉल m का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 7.4 इंटू 10⁻11 kg। अब इनको डिवाइड किससे करेंगे हम d का स्क्वायर। ओके, d का स्क्वायर, तो d का वैल्यू हमने फाइंड किया, अभी कितना मिला हमें 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो देखो अभी ये केजी 1 kg, ओके, और ये 1 kg 2 kg हो गया। ओ, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए थे केजी स्क्वायर। और ये देखो केजी पावर -2, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इससे ये 2 kg कैंसिल हो गए। ओके, तो ऊपर क्या बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर और नीचे एक मीटर, तो ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल। ओके, तो ऊपर क्या बचा फिर सिर्फ न्यूटन मीटर। और आई एम सॉरी, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ओके, यहाँ ये पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। तो ये देखो इससे ये कैंसल। तो अब फिर अपना ऊपर क्या बचा एस इजिकल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू न्यूटन इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻⁻11। ओके, आई एम सॉरी, इसको कट करो। तो देखो हमारा ऊपर क्या बचा F इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू न्यूटन इंटू केजी स्क्वायर, केजी पावर -2 तो कैंसिल हो गया, इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11। ओके, अब इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे डी स्क्वायर से। अब डी का वैल्यू हमने निकाला इधर 3.84 इंटू 10⁻8, इसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हो या लॉग टेबल लगाकर। तो इसको सॉल्व करने पर एफ का वैल्यू आता है 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन।
तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो गाइज अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।